जय हिंद बच्चों। एवन आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है। और आपको इतिहास क्लास 12th का जो पहला बुक है प्राचीन भारत का इतिहास, इस वीडियो में आपको प्राचीन भारत के इतिहास के चैप्टर वाइज सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे और इससे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि प्राचीन भारत का जो भी क्वेश्चन होगा, लगभग आप समझिए एग्जाम में 100 में 50 क्वेश्चन करना होता है, तो आप इसको कर लेते हैं तो प्राचीन भारत में इसके बाहर से आपको कोई क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम प्रश्न को शुरू करते हैं और बहुत तेजी में हम करेंगे, आप इसको याद करते चले जाइएगा। पहला प्रश्न है कि 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? तो 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किया था एस आर राव ने। अगला प्रश्न, लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहां स्थित है? लोथल है गुजरात में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पूरा वस्तुओं में क्या शामिल है? तो मुहर भी शामिल है, बाट भी शामिल है और पक्की हुई ईंट भी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन वनस्पति के अवशेष के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते हैं? तो यहाँ पे पूरा वनस्पति या पूरा प्राणी विज्ञानी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वनस्पति का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे होगा पूरा वनस्पति। ठीक है। अगला देखिए, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो नाविक का देश कहा गया है मेलुहा को, मेलुहा। अगला देखिए, हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते थे आपका चर्ट से। कभी से? चर्ट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो थे कनिंघम। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी? गंगा, सोन और पुनपुन। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में पूछ रहा है तो ये सब प्लेस जो है आपको नया दिख रहा है। तो भोगात्रास जो है गुजरात में स्थित है। उसके बाद में गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सुरकोटदा का खोज अगर आपसे पूछा जाए तो ये किए थे जगपति जोशी। ध्यान रखिएगा सुरकोटदा का जगपति जोशी। एस आर राव कथी किए थे? तो अभी आप देखे थे यहाँ पे लोथल का। मोहनजोदड़ो नगर जो है, पूछा जाए कि जो मोहनजोदड़ो नगर है ये बसा हुआ है 20 किलोमीटर के घेरे में। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धौलावीरा प्रकाश में आया था। तो धौलावीरा जो है ये प्रकाश में आया था 1990-91 में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो ये था आपका त्रिभुजाकार। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर का संज्ञा दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा नगर का संज्ञा दिया गया है 6 को। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव काल की। हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिगट, वह हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों को। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? अन्नागार की स्नानागार? तो खाए वाला जगह बड़का होता है तो अन्नागार। प्राक सैधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ध्यान रखिएगा कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? बंदरगाह एक की जगह था लोथल। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निर्मित ईंट का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ है, निम्नलिखित में से ईंट का अनुपात था? तो पूछा जाए कि ईंट का अनुपात क्या था? 1:2:4। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो हड़प्पा जो है ये आपका कांस्य युगीन के नाम से जाना जाता है। अगला, सैंधव निवासी का प्रिय पशु क्या था?
तो प्रिय पशु जो था ये था सांड। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य मिला है? तो अगर कहा जाए दुर्ग का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो ध्यान रखिएगा चनहुदड़ो। कहाँ से? चनहुदड़ो। आगे देखिए, नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है। तो वैज्ञानिक के अनुसार जो है वो हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा होगा तो मैनेज करिएगा। आगे देखिए, सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे किया है? ठीक है। तो ये पहचान किया है शिव पशुपति से। सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? पक्की ईंट का। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, तो हड़प्पा काल के लोग किसका उपासना करते थे? मातृ देवी का। आगे देखिए, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का अवशेष कब इनको मिला था? राखालदास बनर्जी को तो ये मिला था आपका 1922 में और हड़प्पा का अवशेष 1921 में। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये समकालीन नहीं माना जाता आपका चीन की सभ्यता के। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता का पूजा नहीं करते थे? विष्णु का नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हल का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी? तो हड़प्पा का जो जानकारी हुआ 1921 में, मोहनजोदड़ो का 1922 में। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है? तो मोहनजोदड़ो का राखालदास बनर्जी से। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृ सत्तात्मक की पितृ सत्तात्मक? आखिर दोनों था? मातृ सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन देखिए, विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी रिपीट है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का सबसे बड़ा जो नगर था ये मोहनजोदड़ो था। अगर भारत में पूछे तो राखीगढ़ी। ध्यान रखिएगा। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तांबा, चांदी, सोना और शीशा। सब के डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो जानकारी मिलती है पुरातत्व, उसको पुरातत्व कहते हैं। आगे देखिए, पुरातत्वविद स्रोत में निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? ठीक है। तो पुरातत्वविद स्रोत में सबसे प्रमुख क्या है? अभिलेख है। आरंभिक अभिलेख की भाषा है, तो आरंभिक अभिलेख की जो भाषा है वो है प्राकृत। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। काली जी लोग राज करता है राजस्थान। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? कौना पशु के बारे में जानकारी नहीं मिला है? तो ध्यान रखिएगा, घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं मिला है। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। भोगवा किस नदी किनारे है? तो लोथ आदमी करम के फल भुगता है, तो लोथल। भोगवा नदी जो है इसके किनारे कौन सा है? लोथल। तो लोथ आदमी करम के फल भोगता है, इसे ध्यान रखिएगा। हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। आगे देखिए, लोथल किस नदी किनारे स्थित है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, भोगवा नदी वहीं उल्टा पूछ दिया। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी क्या हो जा रहा है? रिपीट, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट कब प्राप्त हुआ है? अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा के है। जब कहे कि बड़ी संख्या में ईंट कब प्राप्त हुआ है तो 1826। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित चनहुदड़ो का खोज किसने किया? चनहुदड़ो का एनजी मजूमदार। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन किसने किया था? रोपड़ का वाईडी शर्मा। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, घोड़ा होने का साक्ष्य लोथल सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह कथन किसका था? तो यह कथन था
व्हीलर और गार्डन दोनों का। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो हल चलाने का जो साक्ष्य है ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। उसके बाद में पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिलते हैं? रहमान डेरी, सरायकेला, जलीलपुर, उपयुक्त में से सभी से। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त बाटों में सबसे छोटा बाट कौन था? तो ध्यान रखिए, सबसे छोटा जो बाट था ये था 13.64 ग्राम का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है। राखालदास बनर्जी। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? लोहा का। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी। हड़प्पा में किस युग की सभ्यता कहते हैं इसको? हड़प्पा को किस युग का सभ्यता कहते हैं? ध्यान रखिएगा, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इनमें से हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन नहीं है? विजयनगर नहीं है। अगला प्रश्न, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब किया? 1784 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष किया था? 1921 में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? सिंधी भाषा का। ये ध्यान रखिएगा। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से एक नहीं आता है, तो पुरातत्व के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका साहित्य जो है, ठीक है, तो साहित्य यहाँ पे नहीं आना चाहिए पुरातत्व के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हड़प्पा का उत्खनन किया था किसने? दयाराम साहनी ने। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था? राखालदास बनर्जी। अगला प्रश्न है आपका, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदी कहाँ मिला है? तो गोदी मिला है लोथल में। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। लौ था का? नहीं था। तो ए नहीं है तो सी भी नहीं होगा, ठीक है, तो बी था। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? बंदरगाह जो था वो था लोथल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता में तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ठीक है, तो अगर प्रमुख देवता आपसे पूछा जाए तो शिव थे। आगे देखिए, घोड़ा के हड्डी के साक्ष्य कहाँ मिला है? सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा एकदम रिपीट हो रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन। राजस्थान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो पूछा जाए सबसे पहले कौन धातु का उपयोग किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, तांबा का। सरतुगोई कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान। देखिए थोड़ा कट रहा होगा अगर, तो अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़े का साक्ष्य कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो लोथल में, तो ये ध्यान रखिएगा। मेसोपोटामिया लेख में मेलुहा किसे कहा जाता है? हड़प्पा के लोग को। उसके बाद अगला प्रश्न है, फियॉन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों में प्रयुक्त होता था, कहाँ मिला है? ठीक है, तो ये मिला है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। एस.आर. राव लोथल में खुदाई का आरंभ कब किए थे? ठीक है, तो एस.आर. राव जो खुदाई का आरंभ किए थे वो किए थे आपका 1955 में। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खुदाई के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन था? जब खुदाई हुआ ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, तो डायरेक्टर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। अगला प्रश्न और पहला नंबर चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि में
चिन्ह की संख्या निम्नलिखित में से कितना थी? कितना चिन्ह था हड़प्पा लिपि में? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 400 चिन्ह था। दूसरा चैप्टर देखिए, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपके पास, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो तक्षशिला अगर पूछा जाए तो गांधार का राजधानी था तक्षशिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। चीनी यात्री ह्वेन सॉन्ग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या लगाता था? देवपुत्र। कथी लगाता था? देवपुत्र। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन। तमिल संगम साहित्य में वेल्लालर किसे कहा जाता था? किसान को। किसको कहा जाता था? किसान को। आगे देखिएगा, शिल्प उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था श्रेणी। आगे देखिएगा, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उज्जैनी राजधानी थी अवंती का। उज्जैनी राजधानी था किसका? अवंती। ऑप्शन नंबर सी। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सा उपाधि लगाते थे? तो जो कुषाण राजा था वो नाम में कथी लगाता था? तो देवपुत्र लगाता था। ध्यान रखिएगा। सुदर्शन जीर का जीर्णोद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदामन का काल क्या था? ठीक है, तो ये शक वंश का जो राजा था रुद्रदामन, ठीक है, तो इसका जो कार्यकाल था ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, दूसरी शताब्दी ईस्वी। क्या था? दूसरी शताब्दी ईस्वी। अगला प्रश्न है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? मंदसौर अभिलेख जो है ये कहाँ मिला है आपका? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर मिला है? मध्य प्रदेश में। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्षता कौन किया? तो देखिए, पहला बौद्ध संगीति राजगिरी में, दूसरा का हुआ था वैशाली में, तीसरा का पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा ध्यान रखिएगा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। पहला का अध्यक्षता किया था महाकश्यप, दूसरा का किया था सबाकामी। तो दूसरा पूछ रहा है तो सर्वकामनी लिखा है, सबाकामी पूरा नाम होगा, गलती टाइप है। तीसरा का होगा, पहला का था महाकश्यप, दूसरा का सबाकामी, तीसरा का मुगली पुत्र तीसस और चौथा का था वसुमती या वसुमित्र जी। तो चौथा का था, ये हो गया दूसरा का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया उपसंपदा कहलाती थी। मौर्यकालीन कलिंग राज स्थित था। कलिंग राज कहाँ स्थित था? वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। तो मौर्य साम्राज्य विभक्त था कितना भाग में? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5 प्रांतों में विभक्त था। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था राष्ट्र। मगध साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ थी मगध साम्राज्य की राजधानी? पाटलिपुत्र। 16 महाजनपद का उदय हुआ था, तो ये आपका हो गया था बुद्ध युग में, बुद्ध युग में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित है? तो दक्कन में कौन सा महाजनपद स्थित है? असमाल। ठीक है, असमत इसका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या होगा? असमत। असमत ये सही नाम है, गलती टाइप किया है। आगे देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों का चलन प्रतीत होता है। तो सिक्का का चलन सबसे पहले आरंभ होता प्रतीत कब होता है? 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग से। अगला देखिए, गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ था? गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था। इन राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? ठीक है, तो अगर पूछा जा रहा है गणतंत्रात्मक में और राज्य अमेरिका में था और ये शासक राज्य था, इसमें किसका जन्म हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल नया है, महात्मा गांधी। मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखिएगा, सब सही है। इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उद्वर्तों को प्रस्तुत किया है।
ठीक है, और ये मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सभी सही है। आगे ध्यान रखिएगा, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे। प्रत्येक मंडल में सदस्य कितना था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक मंडल में जो सदस्य था ये था 5 गो। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचारित नहीं हुआ? ठीक है, तो ये ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ था। अशोक के प्राप्त अभिलेखों का संख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा, यह है 44। अगला देखिए, उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया खरोष्ठी लिपि। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है कौन शिलालेख में? 13वां शिलालेख। आगे देखिए, मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी कौन था? तो सेना का प्रबंध जो करने वाला अधिकारी था वो था आपका बलाध्यक्ष। कौन था? बलाध्यक्ष। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में से किस देवता से संबंधित है? सावित्री से संबंधित है गायत्री मंत्र, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के क्रियाकलाप का केंद्र कहाँ स्थित है? सिंधु और उसके प्रधान सहायक नदियों के भूमि यमुना से बंगाल के पश्चिम सीमा तक, ये ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध को घर त्यागने के बाद में प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अलार और उद्रकरामापुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अलार कलाम नाम था और उद्रकरामापुत्र थे। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तब पहला जो हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कुंडलवन में। बताए हैं ऑप्शन नंबर बी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, अशोक ने किया था। बौद्ध धर्म में थेरवाद का संस्थापक कौन था? तो अगर पूछा जाए, अच्छा क्वेश्चन है, थेरवाद का संस्थापक महाकच्छायन। महाकच्छायन। बौद्ध धर्म का महासंधिक संघ के संस्थापक कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, ये थे आपके महाकश्यप। महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाविनिष्क्रम कहलाती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, महाविनिष्क्रम पूछा जाए उनका गृह त्याग। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न नहीं है? तो त्रिरत्न कौन नहीं है? सही विचार नहीं है, विश्वास, ज्ञान, आचरण है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वां तीर्थंकर कौन था? तो ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी। लिंगायत विभाग की स्थापना किसने की थी? लिंगायत विभाग का वसावन करके भी बोलते हैं इसको। 3री शताब्दी के आसपास प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन सभा हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा जैन सभा हुआ वल्लभी में। जैन सभा 2 गो हुआ, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। ठीक है, लेकिन बौद्ध सभा क्या हुआ? 4 गो, उसको पीछे बताएं। अब देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? थोड़ा जहाँ क्लियर नहीं दिखेगा आपको मैनेज करना है। ठीक है, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। देखिए, उपयुक्त में से सभी, दोनों अनिश्वरवादी था, दोनों वैदिक कर्मकांड का विरोध करता था और जाति प्रथा का दोनों धर्म में स्थान नहीं था। सांची स्तूप की खोज किसने की थी? सांची स्तूप का खोज किया था जनरल टेलर। शैव धर्म के अनुयायी को कहा जाता था नयनार। अब वैष्णव धर्म का जो होता था उसको अलवार बोला जाता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विष्णु के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में मिलता है? तो ध्यान रखिए, विष्णु के 10 अवतार का जो जिक्र मिलता है विरिसिन में मिलता है। आगे देखिए, जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो संसार जो है 6 द्रव्य से मिलकर बना है, इसमें पाताल नहीं है। अगला देखिए, पिटक 3 है, निम्न में से किस पिटक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन किया गया, संग्रह किया गया है? तो आध्यात्मिक और दार्शनिक का वर्णन किया गया अभिधम्म पिटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो आरंभिक जो वैदिक अर्थव्यवस्था था इसके बारे में पूछा जा रहा है, पशुचारी था। जन शब्द का ऋग्वेद में 275 बार प्रयोग किया गया है। जनपद उसी वेद में कितना बार प्रयोग किया गया है? तो जनपद के बारे में अगर कहा जाए तो 1 बार भी नहीं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इंडिका
किसका यात्रा वृत्तांत है? तो मेगास्थनीज का है। किसके दरबार में रहता था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। ठीक है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे अंग, मगध, वत्स, वजीज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? तो पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र स्थापित हुआ, चेदी। ठीक है, चेदी। ध्यान रखिएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारीन नामक राज्य किस महाजनपद में राज्य कर रहा था? ठीक है, तो 21 महाजनपद में राज्य कर रहा था, अवंती में। आगे देखिए, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था आपका बिंबिसार। आगे देखिए, गांधार महाजनपद की राजधानी थी, तो गांधार का राजधानी कहाँ था? ध्यान रखिएगा, तक्षशिला। कलिंग का लड़ाई कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, अशोक किस वंश का राजा था? यह मौर्य वंश का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। सीधे याद करते जाइएगा इस सबको। वेद का संख्या कितना है? तो ध्यान रखिए, वेद है 4 गो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में प्रार्थना स्रोत के बारे में जानकारी है, यजुर्वेद में गद पद के बारे में, सामवेद में संगीत के बारे में और अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? तो ये शिव के उपासक थे। ऋग्वेद का रचना कब माना जाता है? ठीक है, तो अगर देखिए, ऋग्वेद जो था ये 2 भाग में बटा हुआ था, एगो ऋग वैदिक काल और एगो उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद का अगर स्पेशली रचना अगर आपको कहा जाए तो ध्यान रखिए, ये ऋग्वेद तो ऋग आया था 1000 से 800 ईसा पूर्व के अंतर्गत, लेकिन ऋग वैदिक काल अगर लगा दे तब कहिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आगे देखिए, ऋग्वेद में कितना सूक्त है? 1028 सूक्त। ठीक है, ऋचाएं पूछे, ऋचाएं कितना है? तो 10,462। ठीक है, 10,462 ऋचा है। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपद का संख्या कितना है? 16 गो महाजनपद है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय पूछे कि कौना धर्म का किताब है ये अंगुत्तर निकाय? तो ये बौद्ध धर्म का। कौन धर्म का? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब से कब तक बना था? तो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक बना था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए आप। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य का उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया था। पुराण का संख्या कितना है? 18। अच्छा, वेद कै गो था? 4। वेदांग पूछे तो 6 गो, पुराण 18 और उपनिषद 108। आश्रम व्यवस्था में कितना प्रकार के आश्रम का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था में आपका 4 प्रकार का आश्रम का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, अशोक का संबंध किस वंश से था? मौर्य वंश से। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अगला पूछे, महाभाष्य के लेखक कौन है? ठीक है, महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। अगला देखिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? तो यह है प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ थोड़ा कम फ्रेश दिख रहा होगा, मैनेज आपको करना है। ठीक है, हाँ, क्योंकि देखिए जिसके जीवन में संघर्ष होता है तो समझिए उसके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। आपको संघर्ष करना है, पढ़ते रहना है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। आगे देखिए, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो अगर पूछा जाए न्यायिक अधिकारी कौन था तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, दंडपाल न्याय देने का काम करता था। पन किस धातु का सिक्का था? पन, तो पन जो था ये चांदी का सिक्का था। अगला प्रश्न है आपका,
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था, नेपाल में। ये आपको पता होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। सब ध्यान रखना है, पूरा कहानी थ्योरी में आपको पढ़ा के अपलोड भी कर दिया जाएगा। ठीक है। बस आपको कमेंट करना है क्लास कैसा लग रहा है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ठीक है। तो अगर यूनानी यात्री कहा जाए, मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है। आगे देखिए, वेदांग का संख्या कितना है? बताए थे ना, वेदांग है 6, अब वेद का है तो 4। आगे देखिए, संलेखना संबंधित है कौन धर्म से? जैन धर्म से। जिंदगी के अंतिम टाइम में खाना पीना छोड़ के मर जाना संलेखना कहलाता है। आगे देखिए, पार्श्वनाथ द्वारा प्रचारित 4 महाव्रत में महावीर ने 5वां क्या जोड़ा? तो महावीर 5वां जोड़े थे महाव्रत, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद का संख्या कितना है? 16 गो महाजनपद है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। आगे देखिए, चंद मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। धम्म महामात्र, जब भी धम्म का बात है चुपचाप मारना है, अगर राजा पूछे तो अशोक। ठीक है। तो धम्म महामात्र क्या कार्य करते थे? तो धम्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार करना। आगे देखिए, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? प्रशंसा किया है समुद्रगुप्त का। अब देखिए, तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अब ये तीसरा चैप्टर। तो चलिए ध्यान दीजिए आप। पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। अष्टाध्यायी जो किताब है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। और ये जो किताब है इसका संबंध है व्याकरण से। अगला देखिए, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? ठीक है। तो मनुस्मृति का संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ था। आगे देखिए, सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? तो सातवाहन जो शासक थे इनके बारे में अगर पूछा जाए किस वर्ण के थे, तो ब्राह्मण। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? ठीक है। तो एकलव्य और द्रोणाचार्य का जो कथा है महाभारत का एक पर्व है, आदि पर्व, उसी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है? तो आपको बताया गया था, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवती सूत्र है जैन धर्म का। अंगूर बड़ा है तो ब से बौद्ध धर्म, भगवती मेरी जान है तो ज से जैन धर्म। अगला देखिए, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो कौशल जो था ये था आपका सरयू नदी के किनारे। ठीक है। कौशल महाजनपद किसके किनारे स्थित था? सरयू नदी के किनारे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद का राजधानी था? कुरु का राजधानी था इंद्रप्रस्थ। ठीक है। मगध का राजधानी गिरिवज राज हुई। अंग का राजधानी कहाँ था? अंग का चंपा था। अगला देखिए, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है? तो क्षत्रिय जो शब्द है इसका साहित्यिक अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। महाभारत के प्राक कथन कितने छंद वाले एक पूर्व मूल पाठ में उल्लिखित है? ठीक है। तो महाभारत का जो प्राक कथन है ये 24,000 छंद वाले, ठीक है, 24,000 छंद वाले एक पूर्व मूल पाठ में उल्लिखित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुरुओं की राजधानी किस क्षेत्र में राजधानी के रूप में मतलब उल्लिखित किया जाता है? तो इंद्रप्रस्थ। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, समझे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लिखित किया जाता है। तो कुरु का राजधानी अगर देखा जाए महाजनपद के हिसाब से तो इसका इंद्रप्रस्थ ही होना चाहिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे महाभारत के हिसाब से देखा जाए तो इसका हो जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है। तो कुरु, तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे? कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लिखित किया जाता है। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर महाभारत के हिसाब से लेता है तो हस्तिनापुर मानेगा। ठीक है। अगर ऐसे महाजनपद के तो इंद्रप्रस्थ। तो यहाँ पे आप इसको क्या करिएगा कि ऑप्शन नंबर ए मान के चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मान के आप चलिएगा। अगर कुरु महाजनपद देगा ना, कुरु महाजनपद की राजधानी, तब मारिएगा इंद्रप्रस्थ।
आगे देखिए, पुराणों के अनुसार पांडव के वंशज नीचक्षु ने हस्तिनापुर की नीचक्षु ने हस्तिनापुर में बाढ़ों में बह जाने के बाद कितने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो बाढ़ में बह जाने के बाद में नीचक्षु जो पांडव का वंशज था वो राजधानी कहाँ बना दिया था? तो वो बनाया था आपका कौशाम्बी। कहाँ बनाया था? कौशाम्बी बनाया था। उसके बाद में ध्यान दीजिए, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। तो मथुरा के शासक वंश को कहा गया है यदु। यदु 12 का सी नंबर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है? ठीक है, तब पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है इंद्रप्रस्थ। कौन जगह? इंद्रप्रस्थ। आगे ध्यान दीजिएगा, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इसमें कुल कितने पर्व हैं? तो अगर पूछा जाए आपसे कि महाभारत में बताइए पर्व कितना है, 18 गो पर्व है। पांडव की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो पांडव की जो पत्नी थी वो कुंती थी। कुंती, गांधारी सब थी ना। तो ध्यान रखिएगा, वी.एस. सुमथाकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। तो ये जो थे आपका संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है। तो संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है। स्मृतियों का संबंध है, तो स्मृति का संबंध हिंदू धार्मिक साहित्य से है। हिंदू धार्मिक साहित्य से। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो महाभारत के रचनाकार आपका जो थे महर्षि वेद व्यास थे। कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये दोनों कुरु वंश जो है उसी से संबंधित है। महाभारत में कुल श्लोक का संख्या कितना है? तो ध्यान रखिएगा, महाभारत में कुल श्लोक है 1,0217। 1,0217। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। कुल कितना प्रकार के विवाह श्रेष्ठ और धर्म सम्मत माना गया है? तो 8 को विवाह में धर्म सम्मत माना गया है। कै गो? 4 गो। महाभारतों का मुख्य कार्य क्या था? तो महाभारत का जो मुख्य कार्य था ये था अध्ययन और अध्यापन। आगे ध्यान दीजिए, महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? तो ये है आपका भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। यहाँ पे ही उपदेश भगवान कृष्ण देते हैं। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? तो ये आपका भीष्म पर्व से अवतरित है। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया था? एकलव्य। मतलब गजब का शिष्य था भाई। आगे देखिए, चीनी यात्री फाहियान लिखता है, जब वे नगर अथवा बाजार में आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग इसे देखने के दोष से बच जाएं। यह कथन किसके लिए कहा गया? फाहियान के द्वारा। चंडाल के लिए। पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे? सातवाहन वंश के लोग लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलमावी पुत्र, ऐसे करके। स्त्री धन का उत्तराधिकार हक किसको था? तो स्त्री धन का उत्तराधिकार मात्र पुत्री को था। ठीक है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा को पुत्र आप जानते हैं भीष्म को कहा जाता है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। मनुस्मृति में कितना प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के। महाभारत का युद्ध कितना दिन तक चला था? तो यह 18 दिन तक चला था। ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई थी? तो महाभारत का रचना जो था ये आई थिंक संस्कृत भाषा में हुआ था। प्राचीन भारत में महाकाव्य का नाम है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन महाकाव्य महाभारत ही है। महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों का संख्या है। तो महान संस्करण में कुल क्षेत्र का जो संख्या है यह है 1 लाख। तो ये ध्यान रखिएगा। महाभारत के लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी कि वे थे? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी, 1000 वर्ष। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था?
तो ये जीता था पांडव ने। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? तो ये आपका है मनुस्मृति। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये आपका हुई है संस्कृत भाषा में। उसके बाद मनुस्मृति में कितना प्रकार के विवाह का उल्लेख है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा 8 प्रकार के। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? सभी की, पांचों पांडव की पत्नी थी द्रौपदी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबकी थी। ठीक है, पांचों भाई की। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र कहा जाता था भीष्म को। ऑप्शन सी। कौटिल्य ने किस ग्रंथ का रचना किया था? अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर सी। उपनिषद का संख्या कितना है? पुराण कितना था? 18। वेद कितना? 4। वेदांग कितना? 6। पूरा एकदम रिपीट करना है आपको, भूलना नहीं है। उपनिषद 108। मुद्रा राक्षस किसका रचना है? विशाखदत्त। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दिया गया है? तो ये 8 रूप को। चीनी तीर्थयात्री वेनसोंग भारत कब आया था? ठीक है, तो वेनसोंग के बारे में ध्यान रखिएगा, 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? तो ऋग्वेद का संकलन अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला चौथा चैप्टर प्राचीन भारत का लास्ट चैप्टर है, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास। ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भोपाल की बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था। तो सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था। सुकरात कहाँ के चिंतक थे? तो ये थे आपके यूनान के। स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नियम विनय पिटक में, दर्शन अभिधम्म पिटक में। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जहाँ पे उपदेश दिए थे सबसे पहले सारनाथ में, वहीं पर किए थे। 24वां जैन तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। पहला कौन थे? ऋषभ देव पहला थे। पार्श्वनाथ क्या नंबर के थे? 23वां थे पार्श्वनाथ। ठीक है, दूसरा अजीतनाथ दूसरा। तो ध्यान रखिए, पार्श्वनाथ तीसरा थे, अभी नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख गया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 24वां महावीर स्वामी। थियरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है? ठीक है, तो थियरी गाथा जो है ये आपका सूत पिटक का। 1854 में किस ने सांची पर एक पुस्तक भिल्सा टोप्स लिखा? तो भिल्सा टोप्स जो लिखी थी कनिंगम ने लिखा था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 5वीं सदी में निर्मित देवगढ़ का मंदिर किस देवता को समर्पित है? देवगढ़ का जो मंदिर है ये समर्पित है आपका विष्णु को समर्पित है। आगे देखिए, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का जो स्तूप है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सर्वप्रथम भारत आया था? तो अगर इस सब में से देखना हो तो फाहियान सबसे पहले भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्ति हुआ? बोध गया। निम्नलिखित में से कौन नी ग्रंथ के रूप में विख्यात हुए थे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब नी ग्रंथ का बात है तो जैन। कैनन और श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी? तो ये संग्रहित की गई थी वल्लभी में। जैन आगम लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं प्राकृत में। अगला प्रश्न है आपका, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था आपका कुशीनगर में। अगला है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था?
तो इसको पाली भाषा में। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। इनका चिन्ह था सांड। आगे देखिए, जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये सांड था। अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? तो देखिए, ये राजा जो बना था अशोक ना, तो राजा बनने के 8वें वर्ष, ठीक है, 269 ईसा पूर्व में राजा बना और 261 ईसा पूर्व में। कलिंग विजय कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। तो ध्यान रखिएगा, 8वें वर्ष बाद। किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, डी आर भंडारक, डी आर भंडारक। ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है, बाएं से दाएं, और दाएं से बाएं लिखी जाती है वो है खरोष्ठी लिपि। ठीक है, तो 23 का क्या होगा? बी होगा। अगला, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का वर्णन है? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अगला ध्यान रखिए, क्योंकि भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? ठीक है, तो सुदर्शन झील जो है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य करवाया था। आगे देखिए, मौर्यकालीन मुद्रा कांसापर्ण किस धातु से बनी है? तो मुद्रा कांसापर्ण का अगर बात करें तो ये चांदी से बनी है। आगे देखिए, यहाँ पे शुंग वंश का स्थापना किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला देखिए, रुद्रदामन था, तो रुद्रदामन जो था ये आपका शक था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सातवाहन वंश का स्थापना किया था आपका सिमुक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है? वायु पुराण में। हरिसेन का याग प्रशस्ति से किस गुप्त सम्राट का जानकारी मिलता है? तो ये समुद्रगुप्त। रिपीट हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल गुप्त काल में था, ये उज्जैन था। क्या था? उज्जैन। आगे ध्यान रखिए, गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो भू राजस्व जो था कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6। जैनियों की भाषा क्या थी? तो जैनी का जो भाषा था ये था प्राकृत। पुराण का संख्या 18। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, तो राजा कौन था? ध्यान रखिए, पहला में अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक, तीसरा में अशोक और चौथा में था आपका कनिष्क। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगीति, तो ये कालाशोक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो अगर मौर्य शासक का बात करें तो ध्यान रखिए, इसका हो जाएगा विष्णु पुराण। कौन पुराण? विष्णु पुराण। आगे देखिए, श्वेतांबर दिगंबर का संबंध कौन धर्म से है? जैन धर्म। देखिए, दिगंबर जो था तो उसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे भद्रबाहु और श्वेतांबर के स्थूलभद्र। प्रयाग प्रशस्ति का रचना किसने किया? हरिसेन। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का रचना हुआ था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का रचना हुआ था महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। आगे देखिए, सूत विभग खंडका परिवार ये 3 भाग हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, तो विनय पिटक के सूत विभग खंडका परिवार 3 भाग किसके हैं? विनय पिटक के। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचा है? ऐसे 10,462 अधिकतर जगह दिया है, तो ठीक है, अप्रॉक्स हम मान लेते हैं 580 भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका वर्णन किस वेद में? तो ऋग्वेद। खुदक निकाय का संबंध है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, खुदक निकाय का संबंध है सूत पिटक से। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, श्वेताश्वर उपनिषद। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। ठीक है, तो आत्मा का जो पुनर्जन्म है ये मुख्य विषय है कौफी तकी उपनिषद का। आगे ध्यान दीजिए, वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है।
ठीक है, तो महावीर तथा जिन कहा जाता है सुख दुख पर विजय पाने के कारण। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो आप पढ़े हैं कि आठों में सम्यक लगा होता है, तो यहाँ पे सम्यक वाक्य नहीं था। सम्यक दृष्टि, विश्राम, चरित्र, व्यायाम, स्मृति, समाधि ये सब था। बुद्ध के उपदेश का संकलन किस में है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का उपदेश का संकलन है विनय पिटक। नियम भी पूछा जाए तो विनय पिटक में, ये ध्यान रखिएगा, समझे। दर्शन पूछा जाए अभिधम्म पिटक। महावीर स्वामी जैन धर्म के सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत जोड़े थे? ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था आपका लुम्बिनी वन में। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। दिगंबर श्वेतंबर किस धर्म से संबंधित थे? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। सांची मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थित है? रायसेन जिला में, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो ये आपका बौद्ध धर्म का है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल वन वैशाली में। चौथा बौद्ध परिसर किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताए थे कनिष्क राजा था। पहला किसके शासनकाल में? अजातशत्रु पहला। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, और चौथा आपका हो जाएगा चौथा कनिष्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी चौथा सही होगा। चलिए, आशा करते हैं आपको सब कुछ अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आगे ध्यान दीजिए, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या है? ठीक है, तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज्ञान, अच्छा कर्म करिए चाहे भक्ति करिए, तीनों में कुछ भी करिए। धर्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अशोक। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इनको ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। आगे देखिए, वेदों का संख्या कितना है? वेद का संख्या कितना है? 4 गो। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक ने किया था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे ध्यान दीजिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? फिर क्वेश्चन वही रिपीट है, राजगृह। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? ठीक है, तो यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के लिए आपसे पूछा जा रहा है कौन प्रसिद्ध था? तो ये था हम्पी। कौन था? हम्पी। ध्यान रखिएगा। बिना बजाते हुए चित्र किस शासक का जारी हुआ है? तो ये होगा समुद्रगुप्त। बिना बजाते हुए चित्र किस राजा का जारी हुआ है? तो ध्यान रखिएगा समुद्रगुप्त का। ठीक है, समुद्रगुप्त। फाहियान कौन था? फाहियान चीन का यात्री था। यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितना भाग में बांटा गया है? ठीक है, तो आश्रम व्यवस्था में आयु को बांटा गया है 4 भाग में। आगे ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत में जैन विद्वान ने किस भाषा में साहित्य लिखा है? ठीक है, तो कौना भाषा में साहित्य लिखा है? प्राकृत भाषा में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लुम्बिनी में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट ने। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम आपको पता है ऋषभ देव थे। ठीक है, प्रथम ऋषभ देव। दूसरा का पूछे, ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा का पूछे अजीतनाथ। महावीर स्वामी क्या नंबर के थे? तो 24वें थे। ठीक है, पार्श्वनाथ क्या नंबर के थे? 23वें थे। ये सब ध्यान रखिएगा एकदम आप। ठीक है, आप A1 आर्ट्स क्लास पर पढ़ रहे हैं तो आपका तैयारी भी A1 होना चाहिए। मुझे 1 नंबर होना चाहिए, 2 नंबर नहीं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? तो ध्यान रखिएगा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में इनमें से सभी।
कृष्ण, बलराम, सुभद्रा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता है? तो असुर विवाह अच्छा नहीं माना जाएगा। पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो ध्यान रखिए, पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलेगा यहाँ पे ऋग्वेद में। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में होगा। और अच्छा विवाह नहीं माना जाता है असुर विवाह। संसव किस धातु से बना सिक्का था? ठीक है, तो ये सोना का सिक्का था। संसव सोना का सिक्का था। और यहाँ पे आपका लास्ट प्रश्न है प्राचीन भारत का, ध्यान दीजिएगा। श्वेतंबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित थे? आपको पता है, जैन धर्म। तो आज के लिए इतना ही। टोटल आपका प्रश्न हो चुका है। आपको पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपके लिए एफर्ट किया जाता है कि एग्जाम टाइम फास्ट आप सब कुछ रिवीजन कर पाएँ। तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।